बहुत बहुत शुक्रिया सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं हिंदी भाषी हूँ और अंगिका मेरी मातृभाषा है, तो संभव है शायद मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। तो और मैं हिंदी को उर्दू से अलग नहीं मानता हूँ, क्योंकि हिंदी के जो पहले कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं, और जब अमीर खुसरो पहले कवि हैं तो जाहिर है कि हिंदी उर्दू अलग हो नहीं सकती है। ये राजनीतिक कारण है कि हम लोग इसको अलग मानते हैं, मगर ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मेरे अल्फाज उर्दूदार नहीं हैं, मगर इसे समझने की कोशिश करेंगे। निदा फाजली का एक शेर है, कहते हैं हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बार बार देखना, और जिसको भी देखना कई बार देखना। तो जब बात आती है कई बार देखने की किसी व्यक्तित्व की, और ख़ास करके उनका जन्मदिन होता है, तो बात और निराली हो जाती है कि उनके जन्मदिन पे हम उन्हें और भी 10-20 नज़रों से देखते हैं। देखने का चश्मा भले अलग अलग हो, मगर हम हर चश्मे से देखकर उनको परख के अपना लेते हैं और उनसे कुछ सीख के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए चश्मा चाहे जैसा भी हो, जिस भी रंग का हो, उन्हें सीखना, उन्हें देखना अच्छा लगता है। ख़ास करके जयंती पर उनके जय जयकार में बोले गए जो वक्तव्य हैं, उसमें कुछ न कुछ हम लोग अपने अंदर गढ़ लेते हैं, ये मुझे लगता है। जब बात आती है सर सैयद अहमद ख़ान साहब की, तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहा था, अभय सर भी साथ थे। तो उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हुए मैंने उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। यहाँ आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब पे मैंने पीएचडी की है अपनी, और राही मासूम रज़ा साहब उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे थे। और राही मासूम रज़ा साहब पे पीएचडी करते हुए मैंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय का जो अंतर्द्वंद था, इसको भी देखने की कोशिश की थी। तो इसी दौरान ऐसा हुआ कि जब सर बोल रहे थे कि हम सर सैयद अहमद ख़ान साहब को टू नेशन थ्योरी के चश्मे से ना देखें तो बेहतर है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार बात थी ये। एक लाइन आता है, ओस की बूंद नाम की किताब में, उपन्यास है ओस की बूंद, राही साहब का उपन्यास है। उसमें वजीर हसन नाम का एक किरदार है, वो कहता है अपने दोस्त से कि मुसलमानों ने मांग लिया कि हमें एक अलग देश चाहिए, मगर हिंदू तो बहुसंख्यक थे, हिंदू ने क्यों अलग होने दिया? जो बहुसंख्यक होंगे वो क्यों अलग होने देंगे भला किसी को? और जब आप बांट रहे थे किसी देश को, तो आपने आम जनता से पूछा था, ये सवाल है उस उपन्यास का, कि आपने आम जनता से पूछा था क्या? बिना आम जनता से पूछे हुए बस 2-3 आदमी के कहने पे आपने सोच लिया कि देश को बांटना चाहिए। और उसी बीच में अगर ये बातें आती है सर सैयद अहमद ख़ान साहब की कि हिंदू और मुसलमान दो आँखें हैं, किसी भी कौम के हो, मगर हमें उनकी शिक्षा की वकालत करनी चाहिए, इल्म की वकालत करनी चाहिए, तो ये और भी शानदार बात हो जाती है। कि सर से पहले एक वक्ता थे बुखारी साहब, उन्होंने एक बात कही थी, मैंने लिखा, नोट किया। आदत है लिखने की कि जब किसी को सुनते हैं तो लगता है कुछ अच्छी बातें छूट ना जाए। उन्होंने कहा एक चीज़ कि हमें शैक्षिक क्रांति की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी बात कि हमें तालीम हासिल करना चाहिए अपने दायरे में रखकर, अपने दायरे से निकलें नहीं। बहुत ही उल्टी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं थोड़ा समय हो सकता है 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ करेंगे इसके लिए। अभी आपके ही सामने हम सब के समय में एनईपी नाम की शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति लागू हुई। 2020 की शिक्षा नीति है, लागू हुई। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान आया, और सर्व शिक्षा अभियान के आने के बाद हमने देखा कि सरकार ये चिंता जाहिर करती है कि हमको सबको पढ़ाना है, और इसके साथ साथ पोषण का एक कार्यक्रम भी शुरू करती है। शिक्षा प्रभावित होती है उससे। मगर अभी जो एनईपी आया, जिस पे सर ने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी में अपने वीसी मैम के सामने बोला, या फिर उनके बातों को कटाक्ष उनका किया और बड़े पैमाने पे किया, उसका प्रतिरोध मुझे अभी तक झेलना पड़ता है। मुझे उसका दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको उस पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ कि इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है
उसे शिक्षा से असल में कोई मतलब नहीं है। जितनी आप शिद्दत से बात कर रहे हैं, आप यहाँ ये जोड़ रहे हैं कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम इतने बच्चों को सम्मानित करना चाह रहे हैं, हम किसी एजुकेशनिस्ट को सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं, दूसरी धारा के लोग, मैं सीधा कहता हूँ हिंदू धारा के जो लोग हैं, हिंदू वैचारिकी के जो लोग हैं, वो इसको बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। और इसी को मैंने खोजने की कोशिश की थी NEP में। मैंने NEP जब आया तो NEP में आप उसमें लिखा है कि NEP का जो डिज़ाइन है, असल में उसको आप गौर से देखेंगे तो वो वर्णाश्रम को प्रमोट करने की वकालत करता है, वर्ण विभाजन की बात करता है। वो वर्ण विभाजन किसका होना चाहिए? आदमियों का नहीं होना चाहिए था। असल में आदमी तो एक ही वर्ण के लोग हैं, मगर हम देखते हैं कि उसमें जो वस्ता मुक्त विषयक जो चैप्टर है, उसका जो क्लाउज है, उस पर जब गौर करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये कि हम 40 दिनों तक ऐसे ऐसे सत्र आयोजित करेंगे जिसमें बच्चे वस्ता नहीं लेके जाएंगे, और उसमें प्रशिक्षण देंगे उनको हम तमाम तरह के, जैसे कि कुम्हार के बच्चों, कुम्हार का काम का सिखाएंगे, लकड़ी का काम सिखाएंगे, तमाम तरह के जो ऐसे छोटे काम आते हैं वो सब सिखाएंगे। मैंने ये नोटिस करने की कोशिश की कि असल में ये शिक्षा से भटकाने का कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। हमने अपने विद्यालयों में खिचड़ी परोस करके, मैं आपको इसलिए विद्यालय शिक्षा पे बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2008 से DAV में पढ़ाया, DAV के बाद BHU गया, BHU में B.Ed किया, B.Ed के बाद फिर DAV में जॉब किया 6 महीना, फिर बिहार शिक्षा परियोजना के तहत मैंने हैंडीकैप बच्चों को, जो कि कान से सुन नहीं सकते हैं, उसके लिए जगदीशपुर ब्लॉक यानी भागलपुर में 109 स्कूलों को मैंने बजाबते रिसोर्स पर्सन के तौर पे सेवा दी। उसके बाद जो इंटर स्कूल नवगछिया में मैंने शिक्षा दी बच्चों को। फिर इसी बीच में वहाँ से छुट्टी लेके कुछ दिनों तक मैंने KV में काम किया। केंद्रीय विद्यालय में काम करने के बाद फिर बिहार शिक्षा में गया, फिर जाके यहाँ कॉलेज आया। तो शिक्षा की प्राइमरी एजुकेशन से लेके उच्च शिक्षा का जो लेयर है, इसको मैं देख रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि इस दौरान जितनी भी शिक्षा नीति जो आई है सरकार की, उसमें ये जो शिक्षा नीति है ये एकदम विभाजन करती है। गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए ये ताना बाना बुनती है। आप इसको समझ नहीं पाएंगे एक तरफ से देख के, आपको लगेगा कि शायद ये सही अच्छा है। मैंने अपने NEP के लेक्चर में यही पूछने की कोशिश की थी कि आप जब अभी ब्रांड पहनते हैं, ब्रांड खाते हैं, ब्रांड पीते हैं, तो आप जिस बच्चे को ये जो शिक्षा देंगे, मिट्टी का बर्तन बनाओ, मिट्टी का ये सब दिया बनाओ, इससे उनको कितना रोज़गार मिलेगा? अगर शिक्षा को हम रोज़गार की ही नज़रिए से देखें तो क्या मिल सकता है? आज हैंडलूम बंद हो गया। आपके हाथ में ताकत थी कि हैंडलूम चलाने की ताकत थी, आपने हैंडलूम को बंद कर दिया। पावरलूम आपके बस की बात नहीं है खोलने की, आप पावरलूम चला ही नहीं सकते। बड़े बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं उसमें। आप अगर बना भी लेंगे हैंडलूम से अपना सामान, कपड़े का सामान बना भी लेंगे, तो आपको किसी न किसी ब्रांड को ही बेचना पड़ेगा, और ब्रांड का जब ठप्पा लगेगा तभी उसको कोई न कोई आदमी खरीदेगा। सीधे तो आज बिकता नहीं है कोई रॉ मटेरियल। तो ये स्थिति है। जब आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा के नाम पे 40 दिन शिक्षा बस्ता मुक्त कर देंगे बच्चों को, तो उससे फ़ायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? सबसे फ़ायदा उनका होगा जिनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे और वो तकनीकों पे काम करेंगे, नई नई बातों पे काम करेंगे, दुनिया में जो उस समय हो रहा है, अभी हो रहा है, उस पर बात करेंगे। और हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसको हम एक तरह से वो सत्र जो है, जो बस्ता मुक्त वाला जो है, उसमें एक तरह से हम पढ़ाई से बेदखल कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे जीवन शैली में कहीं से भी देशीयता नहीं है, देशजता नहीं है, देशज गुण नहीं है। हम दिनों दिन टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं और चाहते हैं कि हम उसके जैसा बने। हम यहीं पे बैठे हुए सारे लोग हैं, हम सब ब्रांड पहने हुए हैं। बहुत कम लोग होंगे कि जो हाथ के बुने हुए चीज़ों को पहने होंगे। आप ही देखें कुर्ता पजामा कितने लोग पहने हैं। ये सीधी सी बात है। आप जब NEP का पूरा खंगाल लीजिए तो आपको ये लगेगा कि सरकारें गरीब तबके को लगातार गरीब या अशिक्षित बनाने की ओर काम कर रही है। अगर शिक्षा दे देगी ना सरकार, तो आप तय मानिए कि आप सरकार नहीं बनी रह जाएगी। क्योंकि शिक्षित करना एक तरह से खतरे से खेलना है।
तो कोई भी सरकार इसको बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से इस पर काम नहीं कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। खासकर NEP को पढ़ के तो आपको ज़रूर लगेगा ऐसा। आप NEP को PDF फाइल हिंदी में है, इंग्लिश में आप पढ़ें उसको, तब देखेंगे कि कैसा कैसा चीज़ है। तो ये तो बात हुई। दूसरी बात ये है कि अब ऐसी स्थिति में एक आदमी, ईमानदार आदमी, बहुत ही शिद्दत से किसी से चंदा लेके कहता है कि हमें इल्म देना चाहिए अपने बच्चों को, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हम कुछ दिन पहले जब अलग अलग सेमिनारों में शमसी साहब के साथ जा रहे थे, तो सर ने कहा क्या कि एक बहुत अच्छी बात उनकी याद आती है मुझे इस दौर में। कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो शिक्षा पद्धति है उसमें इल्म पे बहुत जोर है। हम आज देखते हैं, एक मैं टीचर होके, कॉलेज का शिक्षक होके मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं केवल इस तरह से जो परीक्षा देते हैं तो वो सोचते हैं कि हम चीटिंग कर लें किसी तरह। वो सोचते हैं कि हम मोबाइल दे दें हमको सामने, हम मोबाइल से लिख लें। आप देखेंगे हमारे कॉलेजों में हम रोज़ छीनते रहते हैं। अगर BRM कॉलेज की घटना है कि एक चीट छीनने में टीचर्स को एक लड़के ने मार दिया था, तो ये हालत है हमारी। हम इल्म की बात ही नहीं करते, हम चोरी की बात करते हैं या चोर बनाना चाह रहे हैं किसी तरह। और एक ही समय में एक बच्चा 2-3 तरह से इंगेज हो जाता है। उसके माँ बाप ये कहते हैं कि तुम जाके काम करो, फिर उसका अपना या कोई भी लॉबी कहता है, स्टूडेंट दोस्त कहता है कि चलो पढ़ भी लो। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई जो है सबसे खतरे में है। और उसी दौर में जब NEP आती है, NEP और भी ध्यान भटकाओ नीति अपना के शिक्षा को लागू करती है, तो हमें लगता है कि इस पे इल्म सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी जब शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, हम देखते हैं कि सरकारें हर 1 साल पे 2 परीक्षाएं लेगी। एक आंतरिक परीक्षा लेगी 30 नंबर का, और 70 नंबर का जो उसका सेशन एग्ज़ाम होगा वो होगा। आप देखिए आंतरिक परीक्षा में किसी भी कॉलेज में जाइए, आंतरिक परीक्षा कैसे होती है देख लीजिए आप। 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार बच्चों को कॉलेज में चंद शिक्षक जो कि बहुत कम लोग हैं कैसे संभालते हैं, वो नहीं संभाल पाते हैं। कई बार नंबर ऐसे ही देना पड़ जाता है, हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं कई बार। तो आज टीचर कम होते जा रहे हैं, सरकारें बहाली नहीं कर रही है, और शिक्षक छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें बीच बीच में लगातार एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, पढ़ाई का समय हमें नहीं मिलता है, ऊपर से हम परीक्षा लेने। पढ़ाई जब हम दे नहीं पा रहे हैं समय पे उतने बड़े सिलेबस की, तो परीक्षा कैसे ले लेंगे, और उस परीक्षा में क्या गुणवत्ता आएगी आप समझ सकते हैं। ये है NEP पे बहुत सारी बातें हो सकती है, मैं ज़्यादा समय लूँगा तो फिर बहुत सारी बातें अधूरी रह जाएगी। ये संघर्ष तो चलेगा ही, क्योंकि हम 90% की बात करना चाहते हैं। 10% के हाथों में पैसा है, वो खरीद लेंगे शिक्षा, मगर हम नहीं खरीद पाएंगे। हमें तो अपने से ही लड़ना होगा, हमें ही उन बच्चों को खोज खोज के पढ़ाना होगा जो कि रोड पे भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही दर्द की स्थिति है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी है आदमी का शिकार आदमी। ये शेर आप गौर करेंगे तो हमारे स्टेटमेंट से पूरी तरह मेल खाएगा। तो हमें आदमी के शिकार होने से, जो सत्ताधारी लोग हैं उनके शिकार होने से अपने बच्चों को बचाना है। इसीलिए मैं या आप जहाँ भी खड़े होइए तो कम से कम शिक्षा और इल्म की वकालत कीजिए। बहाना कोई भी हो, सर सैयद अहमद खान साहब को अगर हम याद करते हैं तो ये भी सही। मैं एक लाइन कह के बैठना चाहूँगा कि मैं सर सैयद अहमद खान साहब को इस मामले में थोड़ा ज़्यादा वेटेज दूंगा, जबकि मैंने BHU में भी पढ़ाई की है। मदन मोहन मालवीय भी उसी दौर के एक व्यक्तित्व हैं, मगर मदन मोहन मालवीय जी जब हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं, उसके बजाते चेयर भी रहते हैं, उन्होंने वो जो वर्णवादी व्यवस्था थी उसको बनाए रखने की वकालत की किसी भी तरह से। मगर आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिटी में, मैं देखता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह की बातें नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के नहीं हो सके, ये कांग्रेस में गए ही नहीं अच्छी बात है, वैचारिक रूप से हम नहीं मिले तो नहीं गए। या फिर राजनीतिक किसी भी आंदोलन को धार देने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम राजनीतिक सपोर्ट ले ही। तो बहुत अच्छा है कि जो जनवादी आंदोलन है वो इसी से तो शुरू होता है, हम ही लोगों से, आप लोगों से शुरू होता है। और इसलिए अगर इस दौर में हम एक उत्प्रेरक के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे अगर सर को याद करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। इतना ही कहते हुए बहुत बहुत ही आभारी हूँ आपका बुलाने के लिए। थैंक यू।